तो नमस्कार दोस्तों, आज से हमारा एक थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। मुझे काफ़ी पर्सनल काफ़ी मुश्किल लगा था टॉपिक। मतलब मैं पढ़ा नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते चल के सारे टॉपिकों को वैसे हम करते चलेंगे। ये है एक तरीके से हमारा डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, जिसमें एक तरीके से हमारे 4 या 5 डिसऑर्डर आते हैं। मेन जो आपको याद रखना है, 2 याद रखना है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एक गुलन-बियर सिंड्रोम। आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बातचीत करेंगे। ये टॉक्सिसिटी को क्या आप इसको मेडिसिन में पढ़ते हैं, ये कभी पैथोलॉजी वगैरह में नहीं देखने को मिलता। जैसे हम वैसे आप डिमेंशिया वाले डिसऑर्डर की बात करेंगे इसलिए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा पैथोलॉजी में देखने को मिल जाते हैं, वो ईजी रहते हैं। डिमेंशिया हुआ या पार्किंसोनिज्म हुआ, वो भी काफ़ी हद तक आपको देखने को मिल जाता है, तो इसलिए वो थोड़े से आसान पड़ते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट से ही सेशन चल रहे हैं, जिसमें एक तरीके से हमारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर संग में आते हैं, और उसको जैसे जैसे बातचीत करेंगे 3-4 डिसऑर्डर हमारा एक पूरी यूनिट टाइप छोटी छोटी सी यूनिट होती है, इस तरीके से टॉपिकों के वो कंप्लीट होते चलेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पता होना चाहिए क्या एक तरीके से डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है, और किस कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती है। इसमें सेंसरी और मोटर दोनों चीज़ इन्वॉल्व रहती है, पहली बात तो ये। और इसमें एक तरीके से मेन जो कौन इन्वॉल्व रहता है, हमारा ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, बाकी कि स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये ठीक है। इसमें जो मेन जो सिम्टम याद रखने हैं आपको, एक तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन में एक ना एक सिम्टम तो मिलेगा दोनों में से। एक होता है आपको डिसएमिनेशन इन टाइम, और डिसएमिनेशन इन क्या कहते हैं कि इसे स्पेस। तो इस तरीके डिसएमिनेशन इन टाइम और डिसएमिनेशन इन स्पेस आपको मिलता ही है। ये मैकडोनल्ड्स क्राइटेरिया का महत्वपूर्ण पार्ट है, जब वो उसके इसके डायग्नोसिस में यूज करते हैं। पहले सबसे पहले जो हमने पैटर्न बताया था आपको कि इस तरीके से, सबसे पहले हम क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी की और दूसरे पैटर्न वगैरह की, फिर हम इसके बाद ये बातचीत करेंगे इस तरीके से इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, और लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये हमारा पैटर्न चलता है, तो इस प्रकार हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम एक तरीके से क्लिनिकल फीचर की बात करें, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है क्लिनिकल फीचर को पूरे तरीके से, क्लिनिक फीचर और साइन को एक्सप्लेन करने का। तो इसमें आपको सबसे पहली बात बताने, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्यों मिलता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम मिलता है वो इतने मिलता है कुछ सेंसिटिव वाला सिम्टम, इसमें एक तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है आपको एक तरीके से कोई भी स्टिमुलस के लिए। क्यों मिलती है उसका पैथोफिजियोलॉजी बताओ। तो इस तरीके से जो पोटेशियम चैनल एक्शन जो होता है, इस तरीके से जो कि इनहिबिशन का काम करता है, इस तरीके से पोटेशियम उसकी वो नहीं काम करता, जिस कारण जो स्टिमुलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, उसका इनहिबिशन नहीं हो पाता। तो ये पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से आप याद रख सकते हैं। हम्म और क्या पता होना चाहिए आपको, एक तरीके से सेंसरी स्टिमुलेशन टिंगलिंग सेंसेशन मिलता है आपको, ये चीज़ मेन जो आपको याद आपसे पूछेगा वो इस तरीके पूछ सकता है। सेपरेट क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है आपसे, ऑप्थेल्मिक सिम्टम ऑफ किसके, एक तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। ये एक तरीके सीधे पूछ सकता है ऑप्टिक न्यूराइटिस को एक्सप्लेन करना एक तरीके से इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे। तो ऑप्टिक न्यूराइटिस की मैं कहा था आपको ब्लर विजन देखने को मिलेगा, इसमें कलर विजन आपको काफ़ी कम देखने को मिला। कोई भी कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो अच्छे से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये और इसके अलावा जब भी आप आई मूवमेंट करना चाहेंगे थोड़ी बहुत इधर उधर करने का, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से मीडियल लंबोड्यूलर फेसिकुलस काफ़ी मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वॉल्व हो जाता है। ये उसके अलावा आप रिफ्लेक्स की बात करके चले, तो आपको आप में मिलेगा मार्कस गन पीपल। मार्कस गन पीपल के बारे में बता दूँ क्या होता है। तो इसमें क्या कि यदि ये मानिए राइट साइड अफेक्टेड है मेरी, तो अब मैं इसके राइट साइड में मारूंगा, तो एक तरीके से यदि मैं राइट साइड में मारूंगा तो ये कॉन्स्ट्रक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। तो इसका कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो इसका भी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होगा संग में, दोनों के दोनों कॉन्स्ट्रक्टेड नहीं करेंगे यदि ये अफेक्टेड लैंड में मारी है मैंने। अब मान के चले मैंने इस जगह मारी जो कि नॉन अफेक्टेड है, तो इसका कॉन्स्ट्रक्शन हुआ, तो इसका भी कॉन्स्ट्रक्शन संग में ही हो जाएगा। मैं जैसे नॉर्मल लाइट रिफ्लेक्स में क्या देखने को मिलता है, इसमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो दोनों जगह कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये चीज़ तो मिलती है ना। तो इसमें मानिए चले आपसे ये चीज़ पता करनी चाहिए तरीके से, जो इसमें सेंसरी वाला सिस्टम जो होता है तरीके से लेने में, उसमें दिक्कत आई है, मोटर वाले सिस्टम में दिक्कत नहीं आई है। क्योंकि मानिए जब मोटर वाले सिस्टम में दिक्कत आई होती है तो हकीकत में जो कॉन्ट्रालेटर जो तरीके से अफेक्टेड आई है उससे कॉन्स्ट्रक्शन नहीं करते, यदि इधर से स्टिमुलेशन डालने पे, राइट नॉर्मल साइड स्टिमुलेशन डालने पे। तो इस तरीके से ये मार्कस गन पीपल कहलाया था। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बाकी की और रॉबर्टसन पीपल बाकी तो हम इस तरीके से जैसे जैसे आते चलेंगे वैसे हम बातचीत करते चलेंगे। फिर आती है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया का मतलब है कि जैसे कि चले मैं क्या कि तरीके से ये बने राइट साइड में ली जाना है इधर की इमेज पे, और ये राइट साइड लेफ्ट साइड हो गई, मतलब इस तरीके से चलो लेफ्ट साइड में ली जाना है। तो लेफ्ट साइड में ली जाना है, तो इस तरीके से मैं इधर घुमाता हूँ मेरे के, अब जैसे मैं इसके
मेरे सारे लेफ्ट साइड में लीजन है। अब मैंने क्या कि तरीके से क्या जो मैंने क्या बाहर की साइड घुमाया, जिस लीजन की साइड घुमाया एक तरीके से आई को, तो मेरे यूँ घुमाया जाती है यूँ। यूँ घुमाने पे एक तरीके से प्रॉपर वो आई का मूवमेंट होता है, चल रहा है। हाँ, ये आई का मूवमेंट चल रहा है, जो ऊपर देख रहे होंगे। तो एक तरीके से इसमें एडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सीलेटर आई पे, और नहीं दूसरी में कुछ दिक्कत आई देखने को मिली। लेकिन मान के चले मैंने इधर की साइड करना चाह रहा हूँ, इधर की साइड करने पे तो मैं तो कर पा रहा हूँ प्रॉपर, मेरे में तो दिक्कत नहीं है कोई। देख रहे होंगे ऐसे, मैं तो देख नहीं पा रहा है, मेरा क्या ध्यान तो उधर है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि तरीके से मेरी आई तो उधर की साइड डेविएट हो गई है। लेकिन क्या है कि वो जो हमारा मल्टीपल इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मी पे ये होता है, इसमें ऑप्टिक न्यूराइसिस ध्यान रखना मैंने तो उसमें क्या होता है कि ये घटना है वो नहीं मिलती। उसमें क्या होगा कि एक तरीके से उसका एबडक्शन होगा, इस तरीके से जिस साइड ली जाने मतलब लेफ्ट साइड ली जाना, तो वो इधर की साइड एबडक्ट नहीं कर पाएगी, वो बीच में रह जाएगी। अब मैं उसको कैसे कर दूँ, तो बीच में ही रह जाएगी। देखिए इधर की साइड का हाइपर एबडक्ट करके डिस्ट्रैक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि इस तरीके से वो कंफ्यूजिंग स्टिमुलेशन जाना लग जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉन्टरलेटर राइट है उसमें डिस्ट्रैक्ट में ले जाएगा, और इधर की साइड का एक तरीके सीधी रहेगी यदि आप एक्सीलेटर राइट को एबडक्ट करने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ समझिए, ये चीज़ हमको घटना देखने को मिलती है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लाजिया। फिर हम आते हैं एक तरीके से वन हैंड ऑफ सिंड्रोम में। वन हैंड ऑफ सिंड्रोम में क्या होता है कि एक तरीके से मान के चला एक सेकंड भैया, इसमें भी मैंने वही चीज़ करी कि एक तरीके से मैंने लीजन वाली साइड देखा, मान के चले, तब मैंने इधर की साइड लेफ्ट हैंड में लीजन में इधर देखा। इधर देखने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों पहले भी नहीं आ रहे थे, इधर देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये अब मान के चलो मैं इधर देखूं, इधर देखने में क्या होता है कि इसमें तो इस मतलब एक तरीके से बस इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लाजिया के तरीके से समझ सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लाजिया क्या कहते हैं, ये अनेबल टू एबडक्ट था, इसमें भी अनेबल टू एबडक्ट है, ये सीधी ही रह जाएगी। बस ये कि तरीके से इसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, और ये पूरी तरीके से मूवमेंट कर जाएगी। और इसमें ये चीज़ याद करना कि ये आप यूँ घुमा रहे हैं इस तरीके से, इधर टेढ़ा घुमा रहे हैं, तभी आपको ये चीज़ देखने में, मगर ऊपर नीचे करने गए तो तरीके से उसमें नॉर्मल मूवमेंट होती है। तो इसमें क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल गेज पॉलिसी कहते हैं। इस तरीके से आपको ठीक है, समझिए। अब आते हैं तरीके से थोड़े बहुत और जो सिम्टम वगैरह बातचीत कर रहे थे उस पर। तो इस तरीके से आते हैं लेटर मीट्स यूटॉफ साइन। यूटॉफ साइन क्या होता है, इस तरीके से जब भी आप कोई गर्म पानी में बाथलिंग लेता है तो उसमें क्या वो जो हमारे जो सिम्टम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जरेटेड हो जाते हैं, इसको कहते हैं यूटॉफ साइन। ये ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे लेटर मिटेड सिम्टम। लेटर मिटेड सिम्टम क्या होता है, लेटर मिटेड का लेग का फ्लैक्शन किया मैंने, नेक का फ्लैक्शन। तो नेक के फ्लैक्शन के कारण क्या है कि यो है एक तरीके से पेन का एक्सट्रीमिटी में महसूस होता है, तो ये होता है लेटर मिटेड सिम्टम। और चारकोस्ट्राइड जो होता है वो दर्शाता है एक तरीके से हमारा और जो एरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। मैंने खाली ऑप्टिक को बताया क्योंकि वो काफ़ी मोस्ट प्रोमिनेंट है। वो आता है उसका कारण क्या होता है, स्कैनिंग और स्पीच में दिक्कत है। हाँ, उसके अलावा इंटेंशन ट्रिमर दिख रहा है, यानी कि तेरी इंटेंशन ट्रिमर दिख रहा है, यानी कि एक तरीके से जुड़ा हुआ है वो सेरिबेलम से जुड़ा हुआ है। और निस्टैग्मा दिख रहा है, वो भी एक तरीके से आपके वैलेंस कंट्रोल सेरिबेलम से जुड़ा हुआ है। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना। सिम्टम के बारे में मैं बता दूँ सही ढंग से, तो तेरे फटीग वगैरह, डिप्रेशन, और तो क्या कहते हैं अटेक्सिया, इंटेंशन ट्रिमर देखने को मिलता है। उसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस, उसके अलावा डिप्लोपिया, निस्टैग्मस, ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या कहते हैं स्पीच में दिक्कत आती है, तो स्कैनिंग स्पीच देखने को मिल जाती है। उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ वीकनेस देखने को मिलेगी, स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, दोनों चीज़ देखने को मिल जाती है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हमको देखने को मिलता है। ये तो ये तरीके से सिम्टम में आते हैं हमारे एक तरीके से किसमें, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। ये फाइंडिंग क्या मिलेंगे इस तरीके से, फाइंडिंग में आपको देखना मिलता है इस तरीके से IgG लेवल जो फाइंडिंग जो बात कर चलेंगे इस तरीके से। आपको किसमें MRI फाइंडिंग करेंगे, MRI फाइंडिंग में क्या देखने को मिलता है आपको, MRI फाइंडिंग में आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, जो प्लास देखने को मिलेंगे इस तरीके से पेरीवेंट्रिकुलर एरिया पे देखने को मिलता है, कॉर्टिकल एरिया पे, टेस्टा कॉर्टिकल एरिया पे देखने को मिलते हैं, इंफीरियर टेंटोरियल एरिया पे देखने को मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया पे कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। ये पेरीवेंट्रिकुलर एरिया पे मोस्ट कॉमन मिलता है। उस तरीके से वो क्या कहते हैं डाउस फिंगर कहते हैं इस तरीके से उसको। ये तो ये भी टर्म नहीं पता है ना डाउस फिंगर क्या होता है ये, ठीक है। और क्या चीज़ होती है,
अब हम एक तरीके से और जो सिम्टम मिलते थे CNS CSF फंडिंग की बात करें, चलो ये तो मैंने MRI की थी। CSF फंडिंग में बात करते हैं, ओलिगोकोर्नल बैंड देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, ओलिगोकोर्नल बैंड मिलते हैं, तो ये चीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा IgG का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है एक तरीके से रेशियो में, तो IgG रेशियो बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा कप्पा लाइट चेन जो होती है वो भी आपको देखने को मिल जाती है बढ़ी हुई, किसमें, CSF में। ये चीज़ आप समझिए। अब आते हैं मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया पे। मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया में क्या चीज़ होती है, तो मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया के दो कंपोनेंट सबसे प्रोमिनेंट वाले हैं ना। एक होता है हमारा डिसएमिनेटेड ऑन इन स्पेस, एक डिसएमिनेटेड इन टाइम। ये दोनों कंपोनेंट है। मान के चले एक तरीके से सब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसके आधार पे, तो एक तरीके से यदि 2 अटैक आ रहे हैं एक तरीके से, और एक तरीके से अटैक का ड्यूरेशन मान के लिए लगभग 24 घंटे का होना चाहिए, नहीं कि थोड़े बहुत ट्रांजिएंट अटैक आके एक तरीके खत्म हो गए। एक तरीके से अटैक का ड्यूरेशन आ गया, उसको 2 अटैक आ चुके हैं सिम्टम के। उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल साइन हुए, जैसे ये तो मैं सिम्टम के अटैक बता दिए, मैं डिसएमिनेशन स्पीच और डिसएमिनेशन टाइम, ये दोनों के दोनों अटैक आ गए। और उसके साथ में क्या है, कम से कम 2 आपके क्या समझा ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल सिम्टम, जैसे कि मैंने बताया था, इसे मीडियन लॉन्गिट्यूड ऑफ वेसिकुलर के कारण इन्वॉल्व हो रहा था, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया 1.5 सिंड्रोम वगैरह ये इन्वॉल्व है, या फिर इस तरीके से सेरिबेलम वाले सिम्टम मैंने बताए थे, इस तरीके से अटैक्सिया होगा, नहीं या फिर इस तरीके से स्क्लीनिंग स्पीच हुई, या इस तरीके से हमारा होगा इस तरीके से इंटेंशन ट्रिमर हुआ, निस्टैगमस हुआ, ये सब प्रेजेंट है। तो उससे हम क्या किसमें क्राइटेरिया में ठहरेंगे तरीके से, नॉन क्लिनिकल साइन, नॉन कॉर्टिकोजेनेट एरिया। तो इस तरीके से ये चीज़ है, इसके प्लस में ये 2 कम से कम सिम्टम होने चाहिए, तब एकदम उसको डायग्नोसिस कर देंगे किसमें, एक तरीके से हमारे मल्टीपल सिरोसिस में। यदि मान के चले ऐसा नहीं है, तो मान के चले यदि एक ही सिम्टम प्रेजेंट है, 2 महीने बताए थे, उसमें से खाली एक सिम्टम प्रेजेंट है लेकिन अटैक 2 आ रहे हैं उसको, तो उसमें क्या एक तरीके से हम एक तरीके से उसमें MRI फाइंडिंग्स को लेते हैं। MRI फाइंडिंग्स के आधार पर हम डायग्नोसिस करते हैं। तो MRI फाइंडिंग के आधार पर यदि हम डायग्नोसिस करते हैं, तो एक तरीके से हम देखते हैं पेरीवेंट्रिकुलर कॉर्टिकल, और जो जस्टा पेरीवेंट्रिकुलर जस्टा कॉर्टिकल, और क्या कहते हैं तरीके टेम्पोरल, मतलब इन्फेंटोरियल, और कहते हैं और क्या कहते हैं मतलब स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया, उसमें क्या है कम से कम 2 जो एरिया है उसमें प्लाक प्रेजेंट होना चाहिए। ये इस आधार पे हम डायग्नोसिस कर देते हैं। और जो फाइंडिंग मैंने बताई थी इस तरीके से, या तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस मिल रहा है तब हम सीधे डायग्नोसिस कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न है। पैटर्न के आधार पर ये मान के चलना, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है 3 प्रकार के पैटर्न मिलते हैं। एक तो आता है हमारा रिलैप्सिंग रेमेटिक पैटर्न, मोस्ट कॉमन होता है, इसमें एक तरीके सिम्टम आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर सिम्टम आते हैं चले जाते हैं। इसमें क्या कि सिम्टम जो होते हैं इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हैं, इस तरीके से ये चीज़ होती है। और उसके अलावा सेकेंडरी वाले में एक तरीके से हमारे रिलैप्सिंग रेमेटिक और प्राइमरी वाला जो था उसका मिक्स होता है, इसमें एक तरीके से बीच में अटैक भी आते हैं और सिम्टम एक तरीके से वोट से ही करते चले जाते हैं सन के साथ। ये अब आते हैं एक तरीके से ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। ट्रीटमेंट जो होता है हमारा एक तरीके से एक तरीके से एक्यूट अटैक के लिए जैसे जो मोस्ट कॉमन ड्रग यूज़ की जाती है वो आती है हमारी अल्फा मिथाइलपेनिडोल। तो अल्फा मिथाइलपेनिडोल स्टेरॉइड होते हैं, वो एक तरीके से यूज किए जाते हैं। और जो और कौन सी ड्रग यूज़ की जाती हैं, तो वो आते हैं ऑक्रेलिजुमाब यूज़ करते हैं, उसके अलावा नेटालिजुमाब यूज कर लेते हैं। ये ताकि थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी रहता है इस तरीके से, जिसमें एक तरीके से हमारा यदि आपको न्यूरोजेनिक ब्लैडर जो एक तरीके से कंटिन्यूस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ गया था उसको करना है, तो मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, बोtulism टॉक्सिन दे सकते हैं, या फिर कैथेटर भी ला सकते हैं। स्पासिटी मतलब आगे डेवलप हो गया तो इसलिए ब्लैक्लोफेन दे सकते हैं, या RBJ बीटा एगोनिस्ट देते हैं। पेन के लिए हम एक तरीके से TCA और एंटी कॉन्वलसेंट यूज कर लेते हैं। ये पेन वगैरह सिम्टम बताए थे। ये तो इस प्रकार हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस हो गया। मैंने लास्ट में शायद मैंने एक बार मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं शायद 1.5 का मैंने गलत बता दिया था, 1.5 का मैं दोबारा बता देता हूँ। 1.5 सिंड्रोम में क्या होता है इस तरीके से हमारा, जब हम इधर मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, जब जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड अफेक्टेड है मेरी, तो लेफ्ट साइड में इधर मूवमेंट किया तो इस तरीके से मेरे कोई भी आई मूवमेंट नहीं करेगी। ये चीज़ें मैं बता दूँ, जब मैं उस समय मैं गलत बोल दिया था, तो इस तरीके से मैंने इधर मूवमेंट किया तो इस तरीके से कोई भी और मेरी मूवमेंट नहीं रही। अभी तो मेरी मूवमेंट करती दिख रही है, तो मान के चलो इधर मूवमेंट करें मैं ऐसा ही हूँ, तो इस तरीके से मेरी आई कोई मूवमेंट नहीं करी है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा मान लीजिए मैं इधर की साइड मूवमेंट किया इतनी अनएफेक्टेड साइड, तो मेरी अनएफेक्टेड आई मूवमेंट करी, ये तो मूवमेंट करी भाई, ये वाली जो आई है इस तरीके से वो ना इधर मूवमेंट करेगी ना इधर मूवमेंट करेगी। तो इसे क्या कहते हैं ना, हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी कहते हैं। तो ये देखने को मिलती है। हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी नहीं लगे, वर्टिकल मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर नीचे करने कहेंगे आपको, ऊपर नीचे करने कहेंगे, आराम से एक तरीके से आई की मूवमेंट
हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारा एक तरीके से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया की डायग्नोसिस में थोड़ा-सा डाउट था, कुछ जगह कुछ फाइंड नहीं लिखी हुई है, कुछ जगह कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा-सा मैं हैरिसन से कन्फर्म करूँगा, तब मैं एक तरीके से उसको नोटिफ़िकेशन में शॉर्ट वीडियो में आपको डाल दूँगा कि मैकडॉनल्ड क्राइटेरिया में था क्या हैरिसन में, ये चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, काफ़ी सारी डिजीज़ और आने वाले हैं। थोड़ा-सा ये टफ़र पोर्शन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेशन में होती हैं और डायग्नोसिस करना क्योंकि कठिन होता है, क्योंकि सिम्पटम के नाम पे सारे सिम्पटम हैं। क्योंकि मैंने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बताया, अटैक्सिया बताया, स्कैनिंग स्पीजी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, इतने सारे इस पे इतनी सारी डिजीज़ अंदर आ जाती है इसके अंदर, पूछो ही मत। तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस इतने बन जाएँगे, पूछो ही मत। तो ये चीज़ है, अब पहचानना बहुत ही मुश्किल रह जाता है काफ़ी बार डिफरेंशियल डायग्नोसिस सुनने में मेन डायग्नोसिस भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो उसको आप थोड़ा-सा हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना, लाइटली मत लेना इसको, मतलब ये नहीं कि इसको आप बाद में पढ़ लेंगे, इसको आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़।